नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ और उनकी बड़ी तस्वीरों के साथ। 4 बड़ी खबर और 4 बड़ी तस्वीर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। गुप्ता ब्रदर्स पर पुलिस की गाजगिरी है। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। 4 बड़ी खबरें। गुप्ता ब्रदर्स पर पुलिस की गाजगिरी है और दूसरी तस्वीर वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दिया गया है। चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर रोक है। तीसरी तस्वीर चारधाम यात्रा में जैसे जैसे श्रद्धालु बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। तो यह तीसरी तस्वीर है जहां पर 67 श्रद्धालुओं की अब तक मौत हो चुकी है। और चौथी तस्वीर जंगलों में एक बार फिर से आग का प्रकोप देखने को मिला है। एक बार फिर जंगल आग की चपेट में आ रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें, 4 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। गुप्ता ब्रदर्स पर पुलिस की गाजगिरी है और दूसरा चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दिया गया। तीसरा चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के मौत का आंकड़ा जो बढ़ा है वो हम बता रहे हैं आपको। और चौथी जो बड़ी खबर, जंगलों में एक बार फिर से आग। तो देवभूमि की ये 4 बड़ी खबरें और 4 तस्वीरों के साथ हम आपको बता रहे हैं। गुप्ता ब्रदर्स पर पुलिस की गाजगिरी है। दूसरी तस्वीर और दूसरी बड़ी खबर यह है कि वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दिया गया है। तो चारधाम यात्रा में वीआईपी जो लोग हैं उनके दर्शन पर उन्हें रोक लगा दिया गया है क्योंकि उनके आने से श्रद्धालुओं में उनको बाकी जो श्रद्धालु हैं उनको परेशानी होती है दर्शन करने में। और तीसरी तस्वीर चारधाम यात्रा में जितने श्रद्धालु बढ़ रहे हैं उतना ही मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है जो कि चिंताजनक है। और अब तक 67 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। जंगलों में एक बार फिर से आग लगना शुरू हो गया है और ये एक और बड़ी समस्या सरकार के लिए एक बार फिर से खड़ी हो गई है। तो ये 4 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। हरिद्वार में चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने और यात्रियों के जाने में हो रही परेशानी और ट्रैवल व्यवसायियों के ठप होते व्यवसाय से नाराज संयुक्त ट्रैवल्स कारोबारियों ने आज प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। आपको बता दें कि चारधाम से बैरिकेड हटाए जाने की मांग उठाई गई है। फिलहाल सभी ट्रैवल्स कारोबारियों ने आज अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। तो ट्रैवल्स व्यवसायियों ने मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ क्योंकि सरकार से नाराज है कारोबारी। ट्रैवल्स कारोबारियों में और उनके ऑफिस में ताले लगा दिए गए। हड़ताल में जो गए हैं उत्तराखंड सरकार की जो जन विरोधी नीतियां चल रही हैं उसके विरोध में गए हैं, जिसमें कि वो ट्रैवल व्यवसायियों को और जो आने वाला बाहर का टूरिस्ट है इतना तंग कर रहा है कि जिसमें रजिस्ट्रेशन के नाम से उत्पीड़न करा जा रहा है हर यात्री का। चारधाम यात्रा में जो यात्री का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो हरिद्वार पहुंच गया है, उनका रजिस्ट्रेशन के नाम से इतना उत्पीड़न करा जा रहा है कि जिसके लिए कहा नहीं जा सकता वो यात्री दोबारा भविष्य में उत्तराखंड में आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता, वो बात की बात है। पर हमारा व्यापार जो ट्रैवल व्यवसायी हैं, जो हम ट्रांसपोर्टर है, सब गाड़ियां तस से मस खड़ी हो गई हैं। हरिद्वार पूरा पूर्ण रूप से खाली हो चुका है, जो कि उसके लिए क्या करा जाए। फिर लालन पालन हमारा कैसे होगा, गाड़ी की किस्तें कैसे जाएंगी। सरकार तो अपने चुनाव में मस्त पड़ी और यात्री यहाँ से परेशान हो के वापिस चला गया। रो रो के पुलिस वालों ने यात्रियों के डंडे तक मारे। ये सरकार को देखना चाहिए कि हमारा पर्यटन प्रदेश है या यहाँ पे कोई तालिबानी कानून चल रहा है। जो अंधेरगर्दी पुलिस वालों ने डंडे तक मारे और रजिस्ट्रेशन नहीं हुई किसी यात्रियों का। अब वो टीवी में रोज दिन दिखा रहे हैं 10,000 15,000 यात्रियों का। वहां जाके धरातल पे जाके देखें कि कितने आदमी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरीके से अब ट्रैवल व्यवसायियों ने मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ, उनका कहना है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने से उनका व्यापार ठप हो गया है। तो विकास, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि वो व्यापारी जो हैं उनकी मांग क्या है और उनकी नाराजगी का मेन वजह क्या है, मतलब मुख्य कारण क्या है?
जिस तरह से जब से चारधाम यात्रा खुली है तभी से जो उत्तराखंड आने वाले जो श्रद्धालु हैं चारधाम के लिए वो कह सकते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ इस बार आए हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं जो पंजीकरण की व्यवस्था थी वो नाकाफी यहाँ पर दिखाई दी, उसकी जो व्यवस्थाएं थी, जिसके चलते सरकार को जब नए पंजीकरण थे उनको बंद यहाँ पर करना पड़ा। हालांकि जिस तरह से काफी आज 31 तारीख तक ये पंजीकरण अभी बंद है, जिस कारण से जो व्यवसाय से जुड़े हैं, ट्रैवल व्यवसाय जुड़े हैं, उनको खासा यहाँ पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनकी जो गाड़ियां हैं क्योंकि वो कैंसिल हो रही हैं, क्योंकि यात्री वापस या तो वापस जा रहा है या फिर होल्ड कर रहा है। होल्ड उसको काफी दिनों से तक यहाँ पर करना पड़ रहा है, 10 दिन उसको यहाँ पर होल्ड करना पड़ रहा है। तो जिसके चलते कहीं ना कहीं जो सीधी जो प्रभाव है वो ट्रैवल व्यवसायियों को पड़ रहा है, जिस कारण से ट्रैवल व्यवसायी सरकार के विरोध यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता जरूर निकाला जाना चाहिए जिससे पंजीकरण की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से यहाँ पर चलाया जा सके, जो कि फिलहाल बंद है। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि जिस तरह से पुलिस विभाग की तरफ से जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर यात्रियों को परेशान किया जा रहा है, जबकि एक बार उनकी चेकिंग हो चुकी है पंजीकरण को लेकर, उसके बार उनको रास्तों पर उनको रोका जाता है, उनको परेशान किया जाता है, जिस कारण से भी यात्रियों में जो छवि है उत्तराखंड की वो कहीं ना कहीं नकारात्मक यहाँ पर दिखाई दे रही है। नहीं विकास, जिस तरीके से व्यवसायियों का ये कहना है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको लाठी डंडे मारे जा रहे हैं, उन्हें भगाया जा रहा है, और एक वजह वो ये भी बता रहे हैं। दूसरा ये है कि सरकार जिस तरीके से तैयारी की थी, जिस तरीके से 10 मई के बाद जब से चारधाम यात्रा शुरू हुआ, श्रद्धालु आने शुरू हुए, क्या इसमें सरकार की गलती माने या व्यवसायियों का अलग पर्सपेक्टिव कहें इसे? क्योंकि उनका कहना है कि श्रद्धालुओं को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वजह से उनको परेशानी हो रही है। इसमें व्यापारियों का अपना हित छुपा हुआ है या सरकार की मजबूरी है कि अगर श्रद्धालु लगातार आते रहेंगे तो फिर जैसे हमने देखा था यमुनोत्री और गंगोत्री में अव्यवस्थाएं फैली थी उसी तरीके से फैलेगी? तो इसमें मजबूरी किसकी है और मुख्य कारण क्या है? क्या यहां सरकार की अहम भूमिका है इन सब चीजों में या व्यापारियों का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव है? जो श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड तोड़ उत्तराखंड के चारधाम में आने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसमें कह सकते हैं कि जो सरकार ने जो तैयारियां की थी वो कहीं ना कहीं नाकाफी यहाँ पर दिखाई दी, क्योंकि जब पहले जो काउंटर यहाँ पर खोले गए थे 4 से 5 यहाँ पर पंजीकरण के हरिद्वार में जो काउंटर खोले गए थे, जिसको बढ़ाकर तुरंत सरकार के द्वारा 20 की संख्या यहाँ पर काउंटरों की गई। हालांकि उसके बावजूद जो श्रद्धालु थे बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, लाखों की संख्या में पहुंच रहे थे, जिस कारण से जो पहाड़ों में जो स्थिति थी वो बिल्कुल अनियंत्रित होती हुई वहाँ पर दिखाई दी, जिस कारण से सरकार को कड़ा कदम उठाती गई कहीं ना कहीं यात्रियों की सुविधा के लिए ही। विकास, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ट्रैवल व्यवसायियों के इस तरीके से मोर्चा खोल देने से यात्रा पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यात्रा पर कह सकते हैं कि कुछ ट्रैवल व्यवसायी मुख्य बिंदु रहते हैं, क्योंकि उनके ही गाड़ियों से जो चारधाम यात्रा यहाँ से रवाना होती है, चाहे हरिद्वार हो चाहे ऋषिकेश, तो कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होगी। हालांकि फिलहाल की जो स्थिति है वो ये है कि यहाँ पर अभी जो पंजीकरण है वो रुके हुए हैं, और जो श्रद्धालु हैं वो फिलहाल जिनकी तारीखें बुक हैं वो फिलहाल जो चारधाम है वहां की ओर रवाना हो चुके हैं। फिलहाल जो नए यात्री हैं वो कहीं ना कहीं होल्ड पर हैं, तो कह सकते हैं 1-2 दिन तो ये स्थिति यहाँ पर कुछ प्रभाव नहीं डालेगी, लेकिन अगर ये बंदी और लंबी चलती है तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा कि चारधाम यात्रा के लिए हम उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। जी ठीक, विकास बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नगर निगम देहरादून में सफाई कर्मचारियों को दिए गए वेतन घोटालों को लेकर अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसमें बनाई गई सफाई समितियों से अब वसूली की जानी है, जिसकी रकम कथित 50 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। अब इसको लेकर नगर निगम देहरादून आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि 4 बिंदुओं पर स्वास्थ्य विभाग से जानकारी मांगी गई है। साथ ही रिपोर्ट में जिन कर्मचारियों के नाम पर वेतन दिया गया उन सबकी रिपोर्ट ली जा रही है। इसके बाद सक्षम अधिकारी के द्वारा इसमें रिकवरी की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया। देखिए, तो अभी चूंकि हम ये एक बारीक काम है, अकाउंटेंसी का काम है और इसमें हमारे अकाउंटेंट लगे हुए हैं, उनका पूर्ण विवरण हम निकालेंगे। क्योंकि जब रिकवरी की जाती है तो एक लीगल प्रोसेस होती है और उसमें एवरी सिंगल पेनी काउंट्स, तो इसलिए उसमें पूरा हिसाब निकाला जाएगा कि कितना कितना पैसा
कब कब दिया गया है। इसमें यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि पहले 275 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जाता था, जिसको बाद में बढ़ाकर 500 रुपये किया गया था। तो इसके लिए जो राशि है वो पूरी कैलकुलेट करने के बाद ही बता पाना संभव हो पाएगा। तो नगर निगम में वेतन का घोटाला हुआ है, ऐसा घोटाले को लेकर अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है और 4 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई। तो नगर निगम में वेतन का घोटाला और घोटाले को लेकर अब कार्रवाई शुरू की गई है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से नगर निगम में वेतन का घोटाला होने का मामला सामने आया है, एक तो पहला मेरा सवाल आपसे यह है कि इस घोटाले का शिकायत के आधार पर इसमें घोटाला हुआ है, इस बात का संज्ञान था या स्वतः संज्ञान लिया गया कि आर्थिक या एक तरीके से कहें कि सैलरी को लेकर, वेतन को लेकर अनियमितता देखी गई? क्या वजह रहा कि सरकार को या नगर निगम को इस तरफ देखना पड़ा, पहला? और दूसरा वो कि 4 बिंदुओं पर जो जानकारी मांगी गई है वो बिंदु कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देहरादून नगर निगम में 100 वार्ड यहाँ पर आते हैं और इन 100 वार्डों में हर वार्ड में स्वच्छता समितियां यहाँ पर बना दी गई थी। स्वच्छता समितियों में कई प्रकार के कर्मचारी यहाँ पर रखे गए थे, यानी हर कार्य के लिए अलग अलग व्यक्ति यहाँ पर निहित किया गया था और उसको प्रतिदिन के हिसाब से वेतन देने का काम यहाँ पर किया जाता था। बीच में एक शुरुआती समय में कह सकते हैं कि जब वार्डों की संख्या कम थी तो जो स्वच्छता समितियां थी, जो उसमें सफाई कर्मचारी थे, उनका वेतन यहाँ पर कम था। लेकिन बाद में जब सरकार की तरफ से उनका वेतन यहाँ पर एक तय करने का काम यहाँ पर कर दिया गया था, तो सीधे तौर पर यह समझा जा रहा था कि उसके बाद जो सफाई कर्मचारियों की जो संख्या थी वो काम पूर्व की भांति ही चला आ रहा था, यानी उस कार्य में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं हो पा रही थी। जो रोजाना कूड़ा शहर से उठान किया जाता था वो कूड़े की संख्या आज भी उतनी थी और वो पूर्व में जो कूड़े की संख्या ही उठान होती थी वो भी उतनी नहीं रहती। तो ऐसे में खुद एक नगर निगम की जो टीम थी उसकी तरफ से एक जांच यहाँ पे कमेटी बिठा दी गई थी और उस जांच कमेटी ने पार्षदों और जो स्वच्छता समिति के जो कर्मचारी थे उनके माध्यम से रिपोर्ट इकट्ठा करना शुरू की थी। उसके बाद नगर निगम के ही पार्षदों की तरफ से इस बात का संज्ञान मेयर, जो तत्कालीन जो मेयर थे या जो नगर आयुक्त थे, उनके संज्ञान में लाने का काम किया गया कि स्वच्छता समितियों के नाम पे बड़ा घोटाला नगर निगम के भीतर हो रहा था और उसमें जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी वो कर्मचारी कहीं पर धरातल पर नजर नहीं आए हैं। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर जांच रिपोर्ट यहाँ बैठी थी और जांच में सही पाया गया कि कुछ ऐसे नाम यहाँ पर उन कर्मचारियों के नाम यहाँ पर दिए गए थे जिनके नाम पर वेतन तो दिया जा रहा था, लेकिन उस नाम का कोई व्यक्ति उन समितियों में मौजूद नहीं था। उसकी बाकायदा अब यहाँ पर जांच हो गई, अब रिकवरी के आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं। अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि 5 करोड़ से ऊपर की ऐसी राशि है जिसको वसूलना बाकी है और उसके लिए बाकायदा यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, स्वास्थ्य विभाग का जो ऑफिस है, उससे यहाँ पर 4 बिंदुओं पर आख्या मांगने का काम किया गया। सबसे पहला, यानी जो बजट दिया गया नगर निगम की तरफ से, जो वेतन दिया जाता था वो किन किन कर्मचारियों के नाम पर यहाँ पर दिया जाता था। जिन कर्मचारियों के नाम वहां पर मौजूद थे, क्या उन कर्मचारियों को नगद मानदेय दिया जाता था, दैनिक वेतन कर्मचारी, या फिर उनके बैंक के नाम पर उनके बैंक में ट्रांसफर किया जाता था, उसकी पूरी रिपोर्ट यहां पर मांगी गई है। साथ ही और जो कर्मचारी यहां पर जिनके नाम की शिकायत यहां पर आ रही है कि वो फर्जी कर्मचारी थे, वो किसके कौन सी स्वच्छता समिति के अधीन थे और उनको नियुक्त करने वाला कौन था, वार्डन या जो चेयरमैन होता वो कौन है, उसके नाम की खुलासा करने के लिए यहाँ पर कहा गया। तो वो सभी चीज बिंदुओं को लेकर यहाँ पर रिपोर्ट मांगी गई। अब देखना यह होगा कि जब वसूली की बात यहाँ पर आएगी, जब वसूली करने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो क्या सफेद पोस्ट नेताओं का संरक्षण जो इनको अभी तक मिलता आया, क्या उन पर भी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी? क्योंकि ये समझा जा रहा है कि नगर निगम में जो ये वेतन घोटाला हुआ है, ये वेतन घोटाला किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि इसके पीछे एक पूरा गिरोह काम कर रहा था जिसे राजनीतिक संरक्षण मिलने की संभावना यहाँ पर जताई गई थी। जी अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां शहर में चल रहे अतिक्रमण अभियान के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव की आड़ से पूर्व कांग्रेस अतिक्रमण अभियान को राजनीतिक मुद्दा बना चुकी है, जिसके चलते कांग्रेस के 2 धड़ों ने आज नगर निगम से लेकर सचिवालय तक का घेराव किया और साथ में कांग्रेस का पहला जत्था
पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में नगर निगम में एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए नगर निगम का घेराव किया। तो वहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का काफिला सचिवालय घेराव के लिए चला, जिससे पुलिस सचिवालय में थोड़ा पहले बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया। जिसके बाद पुलिस के साथ थोड़ी नोकझोंक हुई और ज्ञापन देकर मामला शांत करा दिया। पर मलिन बस्तियों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और तोड़ा भी जा रहा है, जबकि ये लोग 30-30, 40-40 वर्षों से वहाँ पर छोटे बड़े मकान बना कर रह रहे हैं। वहाँ पर पानी लगा है, बिजली लगा है, सड़क बनी है, नाली बनी है, ट्यूबवेल बने हैं, स्कूल बने हैं, आंगनबाड़ी बनी है, पुश्ते बने हैं और यहाँ तक कि नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स भी लगा हुआ है। उसके बावजूद भी इनको अतिक्रमण के नाम से उजाड़ा जा रहा है, वो सरासर गलत है। उन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग नगर निगम को घेरने आए हैं। हम लोग डीएम के पास जाएंगे और आज हम लोग चीफ सेक्रेटरी के पास जा रहे हैं। हमारा कहना यह है, जहां पर सरकारी धन का उपयोग हो गया है, सरकारी पैसा लग गया है, चाहे नगर निगम ने लगाया या सिंचाई विभाग ने लगाया या जल निगम ने लगाया या विद्युत विभाग ने लगाया या पीडब्ल्यू ने लगाया या एमडीडी ने लगाया या अन्य विभागों ने लगाया, उसको डेवलप किया, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो अब अतिक्रमण कैसे हो गया? अगर अतिक्रमण था तो आपने वहाँ करोड़ों रुपए क्यों लगाए? मुख्य मांग यही है कि जो गरीबों को उजाड़ने की बात की कि 16 के बाद के बसे लोग हैं, 16 से पहले वाले हैं, ये मानक कहाँ से तय कर दिया और क्यों उजाड़ रहे? अगर आप किसी को छत गरीब को नहीं दे सकते, उजाड़ने का क्या अधिकार है? उजाड़ो तो बड़े बड़े लोगों को उजाड़ो, जिन्होंने बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े होटल बना रखे, उन लोगों को उजाड़ो जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन सरकार अपने अधिकार में ले, लेकिन लेगी नहीं कि बड़े नेता, बड़े ब्यूरोक्रेट मॉल हैं, होटल है, बड़े बड़े मॉल बड़े बड़े बने हैं उनके, वो सरकारी संपत्तियों को कब्जा कर बैठे। ये बेचारे गरीब अगर सब छुपाने को कहीं 4-5 में 2-4 बैठे तो कहीं अतिक्रमण नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ करो ना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो ये सरकार पालन नहीं कर रही, करे हिम्मत है, साहस है। तो वहीं देहरादून में लोकसभा चुनाव के लिए होने वाली मतगणना को लेकर प्रशासन और निर्वाचन आयोग पूरी तरह तैयार है। दूसरी ओर पुलिस ने मतगणना को लेकर सुरक्षा को परखने का काम भी अब शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 4 जून को मतगणना की प्रक्रिया होगी, जिसको लेकर एसएसपी अजय सिंह के साथ एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही यहां पर आने वाले महानुभावों के लिए पार्किंग स्थलों का भी चयन किया गया। मतगणना स्थल पर व्यक्ति प्रवेश कर पाएगा जिसके पास बना होगा, यानी वही व्यक्ति इंटर करेगा जिसके पास होगा। हालांकि मतगणना स्थल के भीतर और बाहर बैरियर ड्यूटी का आकलन किया गया है। 1 या 2 दिन पश्चात पूरी ड्यूटी चार्ट तैयार किया जाएगा। देखिए, जैसा विदित है कि 4 तारीख को जो हमारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 संपन्न हुआ है, तो उसकी मतगणना की प्रक्रिया जो है वो होगी। तो इसी के तहत कल जो है हमारे द्वारा जो है एसएसपी महोदय के साथ मतगणना स्थल का जो है निरीक्षण किया गया था। उसमें पार्किंग जो कि अधिकारी हैं, एजेंट हैं और जो मतगणना कार्मिक हैं, उनकी पार्किंग के जो स्थल हैं वो भी चिन्हित किए गए हैं। साथ ही साथ जो हमारे मतगणना के एजेंट होंगे उनको जो परिचय पत्र प्रदान किया जाएगा उसके लिए भी जगह चिन्हित कर ली गई है। अधिकारियों की गाड़ी कहाँ पार्क होंगी वो जगह भी चिन्हित कर ली गई है। साथ ही साथ जो हमारी बैरिकेटिंग है उसका भी काम कल हम लोग ने सुपरवाइज़ किया था, तो वो अभी थोड़ा बचा हुआ है, तो उसको भी पूर्ण करने के निर्देश जो हैं पीडब्ल्यूडी के जो भी ठेकेदार हैं उनको भी दे दिए गए हैं। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो है जहाँ से प्रवेश करेंगे मतगणना एजेंट वगैरह, तो वहाँ पे डीएफएमडी भी लगाए जाएंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पहले से बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में पहले जहां यात्रियों की बड़ी भीड़ देखने को मिल रही थी, तो वहीं अब चारधाम यात्रा पहले से सही, व्यवस्थित और नियंत्रित दिख रही है। इस दौरान चारधाम यात्रा को लेकर कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने यह कहा कि सभी धामों में यात्रा व्यवस्था बेहतर हुआ है। ट्रैफिक भी पहले से सुचारू रूप से चल रहा है और बेहतर चल रहा है। यात्रियों के बैकलॉग की संख्या भी अब धीरे धीरे कम होने लगी है। देखिए, चारधाम यात्रा के शुरुआती दिनों में हम सभी ने इस चीज़ को अनुभव किया है कि यात्रियों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया था और हालत ये थी कि
जो हमारे धामों की कैपेसिटी है उससे दोगुना तिगुना लोग आ रहे थे। अब यात्रा काफ़ी हमारी सुचारू हो गई है और अब किसी भी धाम में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो नंबर निर्धारित है उसी के अनुरूप लोग यात्रा कर रहे हैं। कल तक के डेटा के हिसाब से लगभग 14 लाख से ज़्यादा लोगों ने यात्रा कर ली है और पिछले वर्ष से कंपेयर करें तो 7 लाख था। जस्ट डबल की यात्रा इस बार हुई है। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा को लेकर विपक्ष ने अब सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने यह आरोप लगाया कि जहां एक तरफ खुद ही सरकार चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन को बंद करने की बात कह रही है, तो वहीं पिछले दरवाजे से तमाम वीआईपी लोगों को यात्रा करा रही है, जिसके कारण आम यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता का तो यह भी कहना था कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार गंभीर ही नहीं। यही वजह है कि चारधाम यात्रा से पहले अधिकारियों ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया और नतीजा यात्रा में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रा शुरू होने से पहले प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि 15 दिनों तक कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होगा, लेकिन शुरू दिन से ही जो है वहां पर वीआईपी मूवमेंट शुरू हो गया था। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने जो है अपने आदेशों का जो है उल्लंघन किया और लगातार हम देख रहे हैं कि कभी फिल्म स्टार आ रहे हैं, कभी जो है बड़े बड़े राजनेता वहां पहुंच रहे हैं। तो सरकार जो कर रही है वो तो कर ही नहीं पा रही है और चारधाम यात्रा में लगातार जो है अव्यवस्थाएं बनी हुई है। दरवाजे के पीछे से लगातार जो है वीआईपी मूवमेंट हो रहा है। तो सरकार के अब किसी भी आदेश का, किसी भी बात के कोई मायने नहीं रहे। सरकार ने समय रहते चारधाम यात्रा का पूरा होमवर्क नहीं किया। ये तब एसी कमरों में बैठे रहे जब तैयारियां करनी चाहिए थी। अब श्रद्धालुओं को समस्या हो रही है तो श्रद्धालु जो है हजारों की संख्या में बिना दर्शनों के भी लौट रहे हैं। इससे जो है प्रदेश की छवि खराब हो रही है और सरकार को जो है प्रदेश की छवि की कोई भी चिंता नहीं है। पर्यटन मंत्री कहाँ है? हम तो लगातार पूछ रहे हैं। जब हमने लगातार सवाल खड़े किए 2 दिन के लिए दर्शन देने के लिए आगे, तो कोई जिम्मेदारी है नहीं विभागीय मंत्रियों की। ये इस राज्य में समझ में नहीं आ रहा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मसूरी के ग्राम दबियाना के आसपास के जंगल में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों द्वारा जंगल में लगी आग की सूचना वन विभाग और फायर सर्विस को दी गई, जिसके बाद वन विभाग और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और करीब 5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। लोगों ने यह बताया कि जंगल में लगी आग एक शख्स के घर के पास पहुंच गई, जिसके बाद घर में रह रहे लोगों ने वहां से खुद को शिफ्ट किया। मसूरी डीएफओ अमित कंवर ने यह बताया कि वन विभाग और फायर सर्विस के जवान मौके पर पहुंचे और कई घंटों के कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं कोटद्वार के 5 बड़े पुल बरसात के लिए खतरा बन गए हैं। सुखराव नदी पर बने पुल के साथ ही ग्रास्टनगंज पुल और गुगर झाला पुल के पिलर्स पिछले साल बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए थे। ऐसे में मालन पुल की तरफ इस बार कोई पुल धराशायी ना हो, इसके लिए बरसात से पहले पुलों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। पीडब्ल्यूडी के मुताबिक कोटद्वार के 5 पुलों पर बरसात में खतरा बन सकता है और इस बार पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि फिलहाल 3 पुलों के पिलर्स को प्रोटेक्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है और तकरीबन 10 करोड़ की लागत से इन पुलों की नींव को मजबूत करने का काम किया जाएगा। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।